हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटर सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के शॉर्ट आंसर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके अंदर आपको 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स कैरी होता है। सो बेसिकली आपको इसमें मैं आपको 37 क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर कराने वाली हूँ, जो कि 2 या 3 पार्ट्स में हो सकते हैं। और इसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स कवर करने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो आईपी एग्ज़ाम्स है, फाइनल एग्ज़ाम्स है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा के लिए है और ये सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है और अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की हो, तो अगर आप ऐसी हालत आपकी हो चुकी हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कराने वाली हूँ, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइट इट्स एसेंशियल एस्पेक्ट्स। सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमी यानी कि जो कंट्री होती है उसके अंदर जो आउटपुट होता है, यानी कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, उसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है। जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी कि जब कंट्री में क्वान्टिटेटिव चेंजेस होंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी इंडिया है और इसके अंदर हम कितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो हम जितना प्रोड्यूस करते हैं एक गिवन ईयर में, एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको हम कह सकते हैं कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कंट्री में क्वांटिटेटिव ग्रोथ हो रही है। सो इसके कुछ एसेंशियल एस्पेक्ट्स भी है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शोज अ हायर रेट ऑफ इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम दैन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि ये हमें ये दिखाती है कि हर एक इंसान का पर कैपिटा इनकम कितना हो रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल इंसान कितना कमा रहा है, लेकिन ये हमें ये नहीं दिखाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमेशा से वो इंक्रीज इन लार्ज प्रोडक्टिविटी एबिलिटी ऑफ द कंट्री से लिंक्ड है। यानी कि हमारी कंट्री में प्रोडक्टिव एबिलिटी, यानी कि हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, हमारी एबिलिटी कितनी अच्छी डेवलप हो रही है, उसके बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ बात करता है। एंड इसके 4 मेन डिटर्मिनेंट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के, जैसे कि हम इससे पता कर सकते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। रेट ऑफ सेविंग्स इन द इकोनॉमी, यानी कि हम कितना सेविंग्स कर रहे हैं हमारी कंट्री में। और आउटपुट कैपिटल रेशियो, यानी कि जो कैपिटल हमारी कंट्री में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में और कितना कैपिटल आ रहा है, उसको हम आउटपुट जितना उससे बन रहा है उसको हम रेशियो में डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स, यानी कि हमारी कंट्री में लेबर्स कितने हैं, यानी कि जो लोग काम करते हैं उसका कितना ग्रोथ हो रहा है, उससे भी हम कह सकते हैं। एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छे से डेवलप होगी। और अगर ये 4 डिटर्मिनेंट्स अच्छे से काम करेंगे तो कंट्री की ग्रोथ अच्छे से होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, यानी कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है या नहीं है, किस तरह की है, उससे मैटर नहीं करता है, बिकॉज वो हो या ना हो उसके बाद भी हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहती है। बिकॉज जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि कंट्री डेवलप हो रही है। सो एग्जामिन दी कॉजेज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो इनकम है, यानी कि हमारी कमाई है, यानी कि जो हर मंथ या फिर कोई भी हर एक टाइम पीरियड में हमें आती रहती है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो हमें यानी कि कोई जॉब से या बिजनेस से अर्न होती है, उसको हम इनकम कहते हैं। और जो वेल्थ होती है वो हम जो एक्यूमुलेट करके रखते हैं हमारी इनकम को, जब हम सेविंग्स करते हैं और हमारी जमा पूंजी होती है जिसको हम सेविंग्स करके एसेट्स होते हैं, उसको हम वेल्थ कहते हैं। सो ये 2 चीज़ों में लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इसके जो रीजंस है इनइक्वालिटीज़ के, क्या रीजंस हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ इन लैंड ओनरशिप, यानी कि हमारी कंट्री में जो है इनइक्वालिटीज़ इन लैंड ओनरशिप है, किसी लोगों के पास लैंड है किसी के पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं इनकम एंड वेल्थ में। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेट्स इन द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी कि यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर है। जो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो प्राइवेट कंपनीज़ है, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, इसीलिए उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एसेट्स है, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े एसेट्स ले रखे हैं, और जिसकी वजह से वो अच्छे अच्छे इनकम्स को ग्रो कर पा रहे हैं, और जो गरीब है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। इनइक्वालिटीज़ इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सभी इंसानों को ये दी जानी चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से प्रोफेशनली काम कर सकें, लेकिन ये सभी को नहीं दी जाती है और जिसकी वजह से लोगों में इनइक्वालिटी आ रही है और इन लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं और इसकी वजह से इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज, यानी कि इन्फ्लेशन का ये मतलब होता है जब हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हो और कंटिन्यूसली उसमें राइज हो रहा है, और जिसकी वजह से कंटिन्यूस प्राइस राइज की वजह से लोगों की, जो गरीब लोगों की इनकम होती है वो बहुत कम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर छोटी हो जाती है, बिकॉज लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं जब चीज़ें महंगी हो जाती है, और इसकी वजह से भी इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज़ आती हैं। इनइक्वालिटीज़ इन क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी कि इंडिया में जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम है, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा लोन्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको अच्छे से लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं।
एन अर्बन बायास इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो अर्बन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और प्राइवेट कंपनीज को ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इनकम है वो अच्छे से ग्रो हो रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो रूरल पीपल है, गाँव के हैं, वहाँ पर उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर सपोर्टिव रोल प्ले करेगी तो उसकी वजह से क्या है, प्राइवेट कंपनीज़ जो बड़ी वाली कंपनीज़ लार्ज एंड कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइजेस है, अगर गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है तो वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो छोटी कंपनीज़, जो स्मॉल स्केल कंपनीज़ है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, जिसकी वजह से भी क्या है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज़ होते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम का ये मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, हमने कितना प्रोड्यूस किया है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम कह सकते हैं हमारे पूरे देश की इनकम है, पूरे कंट्री की इनकम है, तो इसको कह सकते हैं नेशनल इनकम। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम उसके बारे में भी सीखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमें ये पता करना है कि नेशनल इनकम में कौन से सेक्टार्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हमारे पास 3 सेक्टार्स होते हैं, जो होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सो प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी वाला जो होता है वो जो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, एंड थर्ड जो होता है वो सर्विसेज का सेक्टर होता है। सो बेसिकली यहाँ पर डेटा दिया गया है जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि कितना सेक्टर कंट्री की कितनी ग्रोथ और कितनी जो डेवलपमेंट है उसमें मदद कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो फर्स्ट यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, यानी कि इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और इसके अंदर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जिसको एनडीपी कहते हैं, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, हम इसे कैलकुलेट इस तरह से करते हैं। और इसमें डेटा में दिया गया है कि ये जो है डिक्लाइन हो चुका है, 57% था ये 1950 1951 में, लेकिन अब 13% ही रह गया है 2013 एंड 2014 में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इसमें डाउनफॉल हुआ है और बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो चुका है। लोग एग्रीकल्चर में उतना ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है ये एक मेनली रीज़न है जिसके अंदर रैपिड शेयर फॉल हो चुका है और एग्रीकल्चर बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और जो इंडस्ट्री रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं। और इसके अंदर जो है इसका सेक्टर जो है एनडीपी में ये दिखाया गया है कि 15% था 1950-51 में, लेकिन अब ये इंक्रीज़ होकर 26% हो चुका है 2013-2014 में, यानी कि इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है। और ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें हम सर्विस सेक्टर कहते हैं उसको, और इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसको सभी को सर्विसेज कहते हैं। और ये जो है ये सेक्टर जो है इंक्रीज़ हुआ है 25% से, यानी कि 1950 में ये जो था 25% था, लेकिन अब जो है 2013 एंड 2014 में 59% हुआ है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। मेजर कंट्रीब्यूट यही करता है सारे इंडस्ट्रीज़ के, सारे एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में, और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी कंट्री की ग्रोथ में, और इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा जॉब्स है जिसमें लोग काम करते हैं। एग्जामिन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि एक इंसान काम करना चाह रहा है और वो एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उस जॉब को परफॉर्म करना चाह रहा है, लेकिन उसको वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है और वो वहाँ पर खाली है और लीजर है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब कंट्री में डिमांड फॉर लेबर कम हो जाती है लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जब अगर 10 लेबर्स की डिमांड है लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है कंट्री में जो काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और इसकी वजह से जो है वो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है लॉन्ग रन इन नेचर है, यानी कि अगर कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब्स कम है, तो इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। और वहाँ पर लोग ज़्यादा है, डिमांड लेबर्स की डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है लेबर्स की। और जो डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये तब होती है जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए लेबर ज़ीरो है, यानी कि जो एक इंसान एक जगह पर काम कर सकता है वो उस जगह पर 2 या 3 लोग काम कर रहे हों, तो वहाँ पर 1 या 2 इंसान जो है फ्री होंगे और एक इंसान ज़्यादा काम करेगा, तो जो दूसरे 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की ज़ीरो होगी, बिकॉज वो वहाँ पर ज़बरदस्ती को काम कर रहे हैं। और अगर उनको उस जगह से निकाल दिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, तब भी टोटल आउटपुट जो है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, बिकॉज उनकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी वहाँ काम कर रहे हैं, तो उसको डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। थर्ड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोगों को सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न में ही काम मिलता है और वो लोग बाकी के सीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में देखा जाता है।
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जब एजुकेटेड और ट्रेन पर्सन्स को उनकी जॉब नहीं मिल पाती है, जो वो उन्होंने क्वालिफिकेशंस कर रखे हैं, उनको उसकी सूटेबल जॉब नहीं मिलती है। अगर कंट्री में डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का अच्छा नहीं है और वहाँ पर अगर एजुकेटेड जॉब्स नहीं है, तो इसलिए वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तब एग्जिस्ट करती है जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ट्रांसफ़र होता है लेबर का एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में, यानी कि लोगों को कई बार काम चेंज करने पड़ते हैं अपने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, जॉब्स चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अब एआई आ चुका है, तो लोगों के बहुत सारे जॉब्स चेंज हो चुके हैं। वो लोग अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज एआई कर रहा है। सो बहुत सारी चीज़ों में लोगों के जॉब्स में चेंज हो जाती है। इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन है जब एक इंसान अपनी एफिशिएंसी या कैपेबिलिटी से बिलो काम कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती वो काम करना पड़ रहा है जिसके लिए वो ज़्यादा उसकी कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन वो फिर भी उस काम को कर रहा है। एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कंट्री में टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसकी वजह से लेबर्स को लोग रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि मैंने कहा एआई आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले जाते हैं, एंड इसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एनालाइज द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यहाँ पर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या है इंडिया में। सो जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि हमारी कंट्री में जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो ग्रो हो रहा है, एक अच्छे रेट पर ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही है, सेम है। बिकॉज यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रोथ नहीं हो रहा है, सिर्फ जॉब्स जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इसके लिए हम कह सकते हैं इसको जॉबलेस ग्रोथ कह सकते हैं, बिकॉज जॉब्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। इंक्रीज़ इन द लेबर फोर्स, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है इंडिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ पर एक रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, जिसकी वजह से लार्ज लेबर फोर्स है हमारे पास। इसकी वजह से भी क्या है, लेबर्स जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से भी इंक्रीज़ हो रही है, जॉब्स कम है। बिकॉज हाँ, एंड इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा लेबर से अबंडेंट क्वालिटी में जो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, बिकॉज हम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होनी चाहिए प्रोडक्शन के लिए वेरियस सेक्टार्स में, यानी कि लेबर्स को यूज़ करके हमें आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, इस तरह के मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, लेबर्स को नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो लोग कैपिटल लगा रहे हैं और मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो लोग मशीन से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे कम पैसों में, यानी कि उनको लेबर के पैसे भरना नहीं पड़ेगा, उनको जॉब्स में लोगों को पैसे नहीं देना पड़ेगा, सैलरी नहीं देना पड़ेगा, और वो मशीन जो होगी वो जल्दी काम कर सकेगी। इसीलिए लोग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहे हैं लेबर से, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इनअप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव है, बिकॉज यहाँ पर इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्रिएटिविटी पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ जो है वो रिपीट करते हैं, वर्ड्स को याद करते हैं और अच्छे ग्रेड्स लाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गुनर माइंड्रेल, इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान नहीं देता है। जैसे कि जो हमारे ह्यूमन जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो स्किल्स होते हैं, उसके ऊपर ये डेवलपमेंट पर बिल्कुल भी एम नहीं करता है। एंड न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि हमारे इंडिया में जो है न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सिंस 1990s, और इसकी वजह से भी इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ चुकी हैं, और ये जो है इसकी वजह से डिमांड कॉन्स्टेंट होता है, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सो अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बाद कैसी कैसी परेशानियाँ आती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। लेबरर्स जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हर तरफ जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है। इंक्रीज़ इन पावर्टी, यानी कि जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज एक इंसान के पास जॉब नहीं होगी तो वो उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होंगे, और जिसकी वजह से वो गरीब होते जाएगा। एंड सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, और सोशल सिक्योरिटी जो होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा खतरा आ जाता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड पीसफुल मीन्स में से अपने फेथ को हटा लेते हैं, और वो लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, यानी कि जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनकी जो रेस्पेक्ट है और सोशल सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है, और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और वो लोग अपने लेवल के काम को नहीं मिलने की वजह से कोई भी काम करना चाहते हैं। एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़राब हो जाती है और बहुत लो हो जाती है। एंड डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जो रिच पीपल है उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पुअर क्लास है, वो लोग डिप्राइव्ड है, इवन उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट,
पावर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि जब लोग गरीब हैं तो वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं और उनके पास जॉब्स भी नहीं आते हैं इसकी वजह से। सोशल इफ़ेक्ट, जब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं एंड होमलेस हो चुके हैं तो उनके अंदर एक सोशल अनरेस्ट होता है और उसकी वजह से लोग क्राइम्स करते हैं बिकॉज उनके नीड्स फुलफिल नहीं होते हैं। मैल न्यूट्रिशन, यानी कि जब लोग बहुत ज़्यादा पूर हो जाते हैं तो उनके पास खाना नहीं होता है और उनके पास हाईली न्यूट्रिशियस फूड के लिए एक्सेस नहीं होता है और वो लोग बहुत सारे डिसीज़ से सफ़र करते हैं, मैल न्यूट्रिश हो जाते हैं। पूर हेल्थ कंडीशंस, यानी कि जब लोगों के पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर नहीं है तो वो लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं। एंड इलिटरेसी, यानी कि जो बहुत सारे पूर चिल्ड्रन हैं वो लोग अटेंड नहीं कर सकते हैं स्कूल्स को, बचपन से ही वो लोग इलिटरेट रहने में मजबूर हो जाते हैं। डिस्कस दी कॉजेज़ ऑफ पावर्टी इन इंडिया। सो कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉजेज़ दो डिफरेंट वर्ड्स हैं एंड इनके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। कॉजेज़ का मतलब है रीजंस क्या है एंड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके बाद होने वाले प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं पावर्टी के बहुत सारे रीजंस है, कारण हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ या पावर हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने कहा है जो रिच लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर लोग जो है बहुत ज़्यादा पुअरर होते जा रहे हैं। इसके रीजंस ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सिर्फ उनके हाथ में ही रहती है और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, अच्छी जॉब्स है और अच्छा पैसा है। वो लोग अपने इकोनॉमिक पावर को संभाल कर चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब के तक पैसा नहीं पहुंच पाता है। एंड अंडर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारी कंट्री एक इंडिया ऐसी है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन इसको हम इजीली अच्छे से वो नहीं करते हैं, अंडर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं और इसके अंदर जो है वो इसको प्रॉफिटेबली एंड फुल्ली यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लो इनकम होती है और लोगों की पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है कम होती जाती है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी लोगों की कम सैलरी होती जाएगी, इसकी वजह से भी पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है और लोगों के पास पैसे नहीं हैं और इसके लिए वो पॉवर्टी की स्टेज में पहुंच जा रहे हैं। एंड पुअर एजुकेशन, यानी कि लो एजुकेशनल अटेनमेंट्स ऑफ पुअर, यानी कि यहाँ पर लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है और उनके पास उसकी वजह से उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें लो लेवल ऑफ इनकम है और वो हमेशा के लिए गरीब रह जाते हैं, पॉवर्टी की ओर चले जाते हैं। एनालाइज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर्टी, यानी कि जो गरीबी है इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको हम समझ सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट पावर्टी होती है और रिलेटिव पावर्टी है। ये दो तरह के पावर्टी स्टेजेस है। सो बेसिकली पावर्टी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक सोशल फिनोमिनम है, यानी कि एक सोशल प्रॉब्लम है ये। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जो कि अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनकी लाइफ के, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर या एजुकेशन या मेडिकल केयर हम कह सकते हैं। वो इन सभी चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो उसके बहुत सारे रीजंस है। और यहाँ पर दो तरह की पावर्टी होती है। एब्सोल्यूट पावर्टी जो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोगों की इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो एक पर्सन की बहुत ज़्यादा कम है, मीगर है, कि उसको अपने मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल से भी नीचे रहना पड़ता है। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं उनके पास सीवियर डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जैसे उनके पास फूड, क्लोथ, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है और उनको जो कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया के हिसाब से अगर मेजर करेंगे तो उनका एक पर्सन इंडिया में एक इंसान को 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करना होता है। एक अर्बन एरियाज़ में जो एक रूरल एरियाज़ होते हैं जो गांव के, वहाँ पर 2400 कैलोरीज कंज्यूम करना होता है खाने के साथ, जो हमारी डाइट होती है उसमें। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनको 2100 कैलोरीज कंज्यूम करनी होती हैं। तो अगर वो इंसान उतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उतने कैलोरीज भी वो इंटेक नहीं कर पा रहा है, सो हम कह सकते हैं वो एक एब्सोल्यूट पावर्टी की सिचुएशन में है। रिलेटिव पावर्टी यानी कि एक ऐसा क्लास या फिर एक ऐसा ग्रुप होता है पीपल का जो लोग लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये पूरर है उन लोगों से जो कि हाई इनकम ग्रुप से, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये लोग उतने ज़्यादा भी गरीब नहीं हैं, लेकिन ये जो हायर इनकम ग्रुप्स है उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो ये लोग लोअर इनकम ग्रुप्स है। और ये इस तरह की पावर्टी वहाँ पर डिपेंड करती है जहाँ पर इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि एडवांस कंट्रीज़ यहाँ पर USA, UK एक्सेट्रा, वहाँ पर जो है एब्सोल्यूट पावर्टी तो नहीं है, यानी कि वहाँ सब लोगों के पास बेसिक नीड्स है, उनके पास फूड, क्लोथ, शेल्टर है, लेकिन वो लोग अपने जो इनकम ग्रुप्स है वो हाई इनकम ग्रुप से कम होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बहुत कम गरीब होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। इसको हम रिलेटिव पावर्टी कहते हैं और ये उन कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। राइट ए नोट ऑन नीति आयोग। नीति आयोग एक ऐसा आयोग था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था Jan 1, 2015 में। सो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और इसको प्लानिंग कमीशन के साथ रिप्लेस किया गया था। और ये एक ऐसा आयोग था, एक कमीशन है जिसका काम क्या था, क्राइटेरियल, डायरेक्शनल एंड स्ट्रैटेजिक इनपुट्स को प्रोवाइड करना, यानी कि ये हमारी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के अंदर प्रोसेस में हेल्प करता है। और इसका काम थिंकिंग करना होता है, सोचना होता है, आइडियाज़ को देना होता है गवर्नमेंट को, ताकि वो लोग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश कर सकें। सो ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। सो इसके कुछ फंक्शंस है, जैसे कि नीति आयोग फैसिलिटेट करता है ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया इनटू अ कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है जिसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों में पावर है, और इसको हम कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव किस तरह से बनाए उसके लिए नीति आयोग हमें आइडियाज़ देता है। एंड इट इंट्रोड्यूसेस बॉटम अप मॉडल थ्रू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी कि ये हमें एक प्लान देता है, एक मॉडल देता है जिसके अंदर हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग यानी कि जो टॉप लेवल अथॉरिटी है, ना कि सिर्फ वो, बल्कि जो मिडिल लेवल अथॉरिटी है, मिडिल लेवल की गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास भी पावर बराबर होती है, उनके पास भी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। और इस तरह की जो आइडियाज़ है उसको कौन सजेस्ट करता है, नीति आयोग। इट सर्व्स एज ए नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी कि ये हमें एक नॉलेज और एक इनोवेशन की आइडियाज़ के लिए एक हब की तरह काम करता है, और ये हमें एक्यूमुलेट करके देता है, डिसेमिनेट करके देता है रिसर्च, जिससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इट एक्ट एज ए कंसल्टेंट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्किल्स इन गवर्नेंस, यानी कि जो हमारे सेंटर और जो स्टेट के गवर्नमेंट होते हैं उनको पॉलिसीज़ बनानी होती है, प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, और स्किल्स को डेवलप करना होता है, ताकि लोगों की मदद हो सके, कंट्री को अच्छे से चलाया जा सके। इसकी मदद जो है नीति आयोग करता है, और नीति आयोग इस तरह की सभी चीज़ों में कंसल्ट करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को। और इसका जो है एनेबल करता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यानी कि जो कैपेसिटी है हमारी कंट्री की उसको किस तरह से डेवलप किया जा सके, कितना अच्छा हम डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकें हर फील्ड में, हर सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपग्रेड करें, न्यू टेक्नोलॉजी को किस तरह से अडॉप्ट करें, उसके बारे में ये हमें बताता है। एंड ये इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है, मॉनिटर करता है सारे पॉलिसीज़ को, जो पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और जो प्रोसीजर्स, जो भी नए नए स्कीम्स लॉन्च होते हैं, उन सभी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसको जो है मॉनिटर करता है नीति आयोग। सो व्हाट इज़ प्लानिंग, एक्सप्लेन। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सोचते हैं, यानी कि हम थिंकिंग करते हैं। सो इसमें क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है, कॉन्शियस एफर्ट है जो हम लगाते हैं ताकि हम अचीव कर सकें हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि प्लानिंग का मतलब ये है, हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, हमारे एफर्ट्स अप्लाई करते हैं, कुछ चीज़ों को, आइडियाज़ एंड टेक्निक्स को मिलाकर हम अप्लाई करते हैं, और जिससे हम अचीव करते हैं हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने सोच कर रखा है, हमारे गोल्स जो है, एम्स जो है, उसको हम अचीव करते हैं, वो हम उसके लिए प्लान्स बनाते हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंसीडर की गई है एज ए पैनेशिया फॉर ऑल इकोनॉमिक इल्स। यानी कि अगर हम पहले से इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे हमारी कंट्री के लिए, जो किस तरह से फाइनेंस और बजट को यूज़ करना है, तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एंड जो टर्म है प्लान और प्लानिंग डिफरेंट है। प्लान का मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक ब्लूप्रिंट और एक एक्शन ओरिएंटेड मॉडल है। यानी कि जो प्लानिंग है वो डिफरेंट है, और प्लानिंग में क्या है, ब्लूप्रिंट है, और इसके अंदर एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। सो प्लान एंड प्लानिंग डिफरेंट है। प्लान सिर्फ एक आइडिया है, एक एक्शन ओरिएंटेड मॉडल है, लेकिन प्लानिंग जो है वो एफर्ट्स डालना होता है जिससे हम अचीव कर सकते हैं हमारे गोल्स को। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की? नेशनल रिसोर्सेज जो है अगर वो प्रॉपर्ली यूज़ किए जाएंगे तो हमारी सोशो इकोनॉमिक नीड्स जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ हो सकेगी, और उसको प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे हमारे नेशनल रिसोर्सेज को, नेशनल कंट्री के रिसोर्सेज को। जैसे कि हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, कोल, गैस एंड बायो, सारे प्रोडक्ट्स जो है उससे बनते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। अगर उसको हम सही से यूज़ करेंगे, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो हमारी कंट्री की जो है इकोनॉमिक नीड्स जो है प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सकेगी। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है उसको भी हाईली हम डेवलप कर सकेंगे। हमारी इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, फैक्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, यानी कि किस तरह से एग्रीकल्चरल जो है गुड्स को प्रोड्यूस किस तरह से करना है, वो सब हम अच्छे से कर पाएंगे अगर हम अच्छे से सोचेंगे तो। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी अच्छे से कर पाएंगे अगर हम उसके ऊपर अच्छे से प्लान्स बनाएंगे, और इनकम लेवल्स जो लोगों के हैं उसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल को, यानी कि लोगों की गरीबी को दूर किया जा सकता है, और इकोनॉमिक जो लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो है उसको भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है, यानी कि जो रीजन्स होते हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज़, जो गांव और शहर के इलाके हैं, दो तरफ भी बराबर तरीके से हम रीजनल डेवलपमेंट कर पाएंगे। और लॉन्ग रन नीड जो है कंट्री की इकोनॉमी की, उसको भी हम सोच कर रख सकते हैं, और उसके बारे में भी हम ध्यान रख सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस से।
सो इस वीडियो में हमने 11 शॉर्ट आंसर्स को कवर कर लिया है और हम नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में सारे आंसर्स को कवर करेंगे जो टोटल 37 हैं, और इसके लिए आपको सारे पार्ट्स को देखना पड़ेगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने इस चैनल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे जो लिंक्स है, वीडियोज़ है, वो शेयर कर रखे हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।